Hello students, welcome to Bloomcap. I'm Vibha Chawla and today we have with us an expert of English, Ritika Tyagi ma'am, who is going to clarify all your doubts related to English language for your Olympiad exams. So, are you all ready for this session? Because this session is going to be very informative for you. So without any ado, let's get straight to the ma'am and welcome her to the session. Thank you so much, Vibha ma'am, for such a nice introduction, and welcome all the students to Bloomcap. I am Ritika Tyagi, your trainer, as introduced by Vibha ma'am. So first of all, before starting with your questions, I just want to say that every exam is easy. You just have to carry the confidence inside you. You can do anything if you have confidence. हर एग्जाम के लिए बस आप प्रिपरेशन की चीजें फॉलो करो and then it's done. It's very simple. So let's get started. Ma'am, first of all, what tips do you want to give to the beginners like who have just started their preparation? From where should they start preparing for their Olympiad exams? So the answer to the first question, whenever I say starting with a beginner, so first of all, हर beginner को पहले इस बात को समझना होता है कि वो कितना ज्यादा पढ़ते हैं या कितने घंटे पढ़ते हैं, वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आपने जो कितने घंटे पढ़ा है, क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़ा है और आपने उससे कितना गेन किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? हर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो एक बेस होता है. तो अगर आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, सो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. यस, हमारे नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, इनसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इन्हीं पे ही सारा इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, एवरीथिंग इन पे ही टिका हुआ है. सो स्टार्ट विथ योर इंग्लिश ग्रामर विच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. Very well explained, ma'am. And next type of questions which also create confusion among students are of nouns. Like there are certain categories of nouns. Some are always singular or always plural. Some look singular but are actually plural or vice versa. And a confusion is also seen between singular and plural verbs as well. So how can this confusion be overcome so that students can solve these questions with maximum accuracy in exam? Very good question, ma'am. बच्चों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ. क्या मैं बहुत छोटी थी जब, तो मैं अपने बालों को हेयर्स बोलती थी. तो मेरी मैम ने बोला इट्स नॉट हेयर्स बेटा, इट्स हेयर. मैंने मैम से पूछा, मैम ये तो इतने सारे हैं, तो हम इन्हें हेयर्स क्यों नहीं बोलते? हमें तो हेयर्स बोलना चाहिए, क्योंकि हमें सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस पता था. तब उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे जो नाउन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो. अनकाउंटेबल नाउन्स को आप काउंट ही नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज द ट्रिक. जो नाउन्स आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे, आप हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते हो, आप अपने सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते, शुगर, टी, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप सॉल्ट्स, शुगर्स, हेयर्स नहीं बोलोगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है. जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म के थ्रू ही दिखा देते हैं, क्योंकि हम उन्हें काउंट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो होते बहुत सारे हैं. दैट इज द डिफरेंस. तो जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे तो समझ जाओ कि वो प्लूरल के उसमें सिंगुलर में लिखते हैं. एक कहावत तो सुनी होगी आपने, इट्स अ वेरी गुड इडियम, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और. सेम यही है, होते वो बहुत सारे हैं, दिखाते हम उन्हें इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर स्पेलिंग में. और जबकि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल है. काउंटेबल नाउन्स का अपना सिंपल किस्सा है, जितने हम हैं हमें काउंट करके सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड कर दो. सेम ये वर्ब्स के साथ है. Hope you understand it. Okay, and how can students solve vocabulary related problems with ease in Olympiad exams? Also, sometimes I have seen students find it very difficult to even spell words correctly. So, how can they deal with the same? मैम, मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि इंग्लिश के सारे वर्ड्स किसी को भी नहीं आते. इवन हम टीचर्स हैं, हमें भी नहीं आते, क्योंकि वो लैक्स में होते हैं. अब आप ये सोचो कि आप पूरी डिक्शनरी याद कर जाओगे एग्जाम्स के लिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा. बाकी चीजें रह जाएंगी, बस वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रह जाएगा, जिसमें भी रट्टे से कोई चीज सॉल्व नहीं होगी. तो क्या ट्रिक है? ट्रिक नंबर 1, अगर आपके एग्जाम में आपको एक वर्ड आए जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है बट ऑप्शंस दिए हैं, आप पता लगाने की कोशिश करो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या वो एक वर्ब की तरह लिखा गया है? ऑब्वियसली एक सेंटेंस में देते हैं ना, क्या वो एक वर्ब की तरह यूज किया है या नाउन की तरह, या वो एडजेक्टिव है? ये पता लगाते ही आप उन ऑप्शंस में से पता लगा सकते हो कि इनमें से कौन सा नाउन है. अगर आपके क्वेश्चन में नाउन है,
वर्ब है तो आपको वर्ब पिक करना है, एक ये सिंपल मेथड है। दूसरा है आप उसे प्रीफिक्स और सफिक्स में डिवाइड कर दो, 2 में डिवाइड करोगे इजीली पता लग जाएगा। तीसरा मेथड ये है कि उसे सेंटेंसेस में यूज करके देखो, और ये बिल्कुल लास्ट मेथड मैं बता रही हूँ आपको बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिकी, कि कौन सा कहाँ पे चूज कर सकते हो आप। You can try these tricks. Alright, and ma'am, students often get confused while converting direct and indirect speech, aren't they? So, how can this confusion be minimized? Totally understandable, ma'am. Direct and indirect is a very tough topic for kids, but it's the most easiest. How? बच्चों, 2 चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट याद रखनी है। पहला, आपको टेंसेस को अपोजिट में चेंज करना है। कैसे? अगर आपका टेंस फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आप उसे कन्वर्ट करके लिखोगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पहली ये चीज हो गई, और ये सबके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में लिख दोगे, पास्ट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दोगे, उनका ऐसा ही चलता है। द सेकेंड थिंग इज दैट रिमेंबर कि आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है उसमें। नाउ देन बन जाएगा टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे और डे आफ्टर। बस यही कुछ ट्रिक्स हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। Right. Well explained, ma'am. And my next question for you is, there are certain words which spell alike but have different meanings, or have same pronunciation but are spelled differently, which leads to a lot of confusion among students. So, how can they deal with these kind of words? Correct, ma'am. There are a lot of words जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, साउंड सेम होती है और कई बार स्पेलिंग भी सेम होती है। तो अब हम उन्हें हमें पता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें होमोफोन्स भी कहते हैं, हमारे बहुत डिफरेंट नेम्स हैं उन चीज़ों के लिए। बट क्वेश्चन ये है कि अब वो पेपर में आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। अब वहाँ आप ये तो नहीं लिख सकते दे आर होमोफोन्स, राइट? हाउ यू कैन सॉल्व इट? Try root word method. What is it? For example, आप उस वर्ड का रूट जानने की कोशिश करें। कैसे? अब मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 वर्ड्स लेते हैं जो बहुत हम यूजली बहुत ही कॉमन है, बैट, BAT, बैट। अब 2 तरीके के बैट होते हैं, एक जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, दूसरा जो बर्ड बैट है। अब आप सोचोगे मैम इसमें आप रूट वर्ड कैसे निकाल सकते हो? राइट, आपको निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, बट आप सोचने की कोशिश कीजिए उसका लिंक किससे बैठता है। अगर आपने वो लिंक पता कर लिया देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी वो सेम होती है, बट अगर आप उनका रूट मीनिंग निकाल लो देन इट्स वेरी सिंपल। नाउ सेकंड पे आते हैं। सेकंड मेथड इज द निमोनिक्स मेथड। इसमें आप वर्ड्स को याद करते हो, उनके मीनिंग को विद सॉन्ग्स एंड डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट चीजों की तरह। जैसे अगर हम बैट का एग्जाम्पल लें, आप अगर बैट को याद कर रहे हो तो आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। मैं प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट के लिए चाहिए बैट, एक मीनिंग ये हो गया। रात में मैंने मूवी देखी थी हॉरर, उसमें बैट्स थे तो बैट हो गया। तो आपने मीनिंग रटा नहीं, समझा। दैट इज द निमोनिक्स मेथड। Try these 2, your problem will be solved. Nice. I think this will definitely help students. Ma'am, next comes tenses. Tenses play a very crucial role in these exams. So, how can students prepare this topic to score well in the exam? Yes, tenses play a very crucial role in our exams and we need to master them. But सिर्फ verbs के through आप उन्हें master कर सकते हैं। कैसे? हर टेंस का बस आपको हेल्पिंग वर्ब बताना चाहिए। अब आप ये सोचोगे मैम ये तो वैसे ही हो गया जैसे हम रूल्स याद करते हैं। नो, सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ वर्क के वो याद रखने हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब्स। कैसे? पहला है कंटिन्यूस वर्क। प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस का हैज हैव, और फ्यूचर का तो सबको पता ही है विल शैल, राइट? अब आप आ जाओ परफेक्ट वर्क में। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? हैज हैव, पास्ट में आ जाता है हैड, बाकी विल शैल। आपको पता है कितने टेंसेस हो गए एक साथ? सारे ही हो गए। आपने 6 टेंसेस एक बार में कर लिए। तो आप हेल्पिंग वर्ब जान लो और टेंस का मेन फॉर्म ऑफ वर्ब कि वो फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड में है, थर्ड में है, V1 ING है। आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। Okay, so my next question for you is, ma'am, voice and narration are such topics which often confuse students. It is seen that they mix the rules of these 2 topics and get confused while solving questions. So how can this be avoided? That's very true, man. Even when I was a kid and I used to study voice और narrations, तो they were very difficult. So voice और narration को simple language में आप समझ लीजिए होता है, voice होता है active and passive voice, narration होता है direct and indirect speech. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। डिफरेंस है उनके रूल्स में। अब रूल्स में ऐसे नहीं कह रही हूँ आप सारे रूल्स रट लो, नो, उनके रूल्स बहुत सिंपल है और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे?
एक्टिव और पैसिव वॉइस ये कहता है कि आप क्रिस क्रॉस मेथड यूज करो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ। और ये याद रखना, एक्टिव पैसिव हमेशा मीन्स पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है। सो दैट्स सिंपल, बस वो इतना ही है। मगर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो हमेशा हर टेंस के हिसाब से चेंज होता है। वो हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेस होते हैं, राइट। ना ही उसमें ये क्रिस क्रॉस होता है, वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बताता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब सिंपल ये है कि आप वॉइस है, कोई कुछ बता रहा है। नरेशन आप इन द सेंस देखो, किसी ने आपको बताया, आप उसे नरेट कर रहे हो थर्ड पर्सन। सो डेफिनेशन का डिफरेंस ये है, रूल्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। बहुत सिंपल है, विद प्रैक्टिस यू विल मास्टर इट। Okay, one last question, ma'am. What are the usual mistakes that students make while preparing for these exams, and how can they manage their time? Also, any last minute do's and don'ts that you want to share for the benefit of students? This is for all the students out there, ma'am. I always say to them, do mistakes at first. Yes, पहले इतनी मिस्टेक्स कर लो ताकि आप उनसे सीख सको, जब आप एग्जाम में बैठो तब आप मिस्टेक्स ना कर पाओ। अब बहुत कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। मिस्टेक नंबर 1 ये होती है कि बच्चों को ऐसा लगता है जब हम वोकैबुलरी कर रहे हैं तो हम सारे वर्ड्स के मीनिंग रट लें। नो, नेवर डू दैट। आप ट्रिक्स अपनाइए, जैसे हमने अभी इस पूरे सेशन में इतनी ट्रिक्स बताई हैं, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स अपनाइए, उन्हें यूज कीजिए एंड देन करिए, क्योंकि आप जितना लॉजिकली चलेंगे दैट्स बेटर। रटने से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, अपने ग्रामर पे प्रैक्टिस के साथ फोकस करिए। जहां प्रैक्टिस छूटती है ग्रामर में, वहीं आपका ग्रिप छूट जाता है। और हर चीज को इक्वल अटेंशन दीजिए। एंड लास्टली, रीड द क्वेश्चंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई नो ये हर टीचर टिप देती है, बट इसका लॉजिक बेटा यही है, कभी कभी आप ये नहीं देख पाते हो जो उस क्वेश्चन में ही आंसर है, देयर इज अ गुड मीनिंग इन दैट। तो जब आप उस पर फोकस करते हो ना, आपके माइंड में सब कुछ आ जाता है। दैट्स द थिंग। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट मिनट के डूज एंड डोंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर स्टमक फुल, ड्रिंक वाटर एंड स्टे काम एंड हैप्पी। एग्जाम की 1 घंटे से पहले बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बुक्स नहीं छूनी है, क्योंकि लास्ट मिनट में ऑब्वियसली अब आप सोचो जो आप 1 महीने में कर सकते थे, अब वो 10 मिनट्स में नहीं हो पाता। एंड दैट्स वेरी कॉमन, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं है। जितना आता है उतना दे के आओ, बट कॉन्फिडेंस के साथ दे के आओ। Second thing to remember, keep your stationery good, well equipped. थर्ड थिंग, ये हमेशा मैं कहती हूँ, आप अपनी छोटे छोटे नोट्स बनाओ, कीवर्ड की नोट्स। लाइक अगर नाउन्स है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरी नाउन्स की डेफिनेशन या नाउन्स के टाइप्स, कुछ चंक्स में डिवाइड करके उसके स्टिकी नोट्स बना के अपने पास रखो, ताकि जब आप जा रहे हो या आपको रिविजन करना हो, आप 1 दिन पहले या 2-3 घंटे पहले उन्हें रिवाइज करो, ना कि पूरी बुक को। That's the last minute do's and don'ts. And to all the kids out there, I know you can do anything. So go it and master your Olympiads. Alright, so thank you very much, ma'am, for being in the session and guiding students so well. Now I think we should wind up this session here. We'll meet again very, very soon with another informative session. Till then, keep learning, keep sharing.